सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और चुनावी चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में एक बार फिर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस हमारी चर्चा के केंद्र में है। कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2018 में 15 साल का वनवास काटकर सत्ता में आई थी, पर 15 महीने बाद ही वनवास के लिए एक बार फिर उसे मजबूर होना पड़ा। सत्ता में वापसी की कोशिश में कांग्रेस है और कांग्रेस के लिए एक सुव्यवस्थित रणनीति के माध्यम से जीतने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा दावा कांग्रेस के दो दिग्गज नेता अर्थात कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा लंबे अरसे से किया जा रहा है। और इसी के तहत यह बताया था दोनों नेताओं के द्वारा कि कांग्रेस समय से पहले ही उम्मीदवारों का चयन करके मैदान में उतार देगी और जन समर्थन जुटाने के लिए वह प्रत्याशी रात दिन एक कर देंगे। उम्मीद थी कि कांग्रेस की सूची आजकल में आती होगी, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस कहती रही हम प्रत्याशी दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी ने 230 में से 39 प्रत्याशियों की सूची अब से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही जारी कर दी। और आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी सूची कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की भाजपा की बैठक इस समय दिल्ली में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चल रही है। पर कांग्रेस अभी भी चर्चा में है, मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि भाई इंतहा हो गई, इंतजार की, कब से कहा था आपने, अभी तक नहीं किया। तो इसी पर बात करेंगे। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि इंतहा क्यों हो रही है इंतजार की। लेकिन उनसे परिचय कराकर चर्चा को शुरू करें उससे पहले देखिए वो संक्षिप्त रिपोर्ट जो इस विषय पर हमारे साथियों ने तैयार की है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर कांग्रेस के टिकट की। दिल्ली में मंथन पर मंथन, अब तो बढ़ने लगी धड़कन। दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को एमपी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। 15 जीआरजी स्थित कांग्रेस वॉर रूम में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। इसमें नेताओं से 1-to-1 चर्चा हुई। टिकट के क्राइटेरिया को लेकर भी कमेटी के सदस्यों ने बात की, लेकिन लिस्ट फाइनल हुई या नहीं ये किसी ने साफ साफ नहीं बताया। और कई प्रकार की चर्चा हुई, मापदंडों पर चर्चा हुई, कौन सा सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस का। काफी सीटों पर भी आपस में मंथना हुई। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे 1 या 2 दिन में ये समाप्त नहीं हो। मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और भंवर जितेंद्र सिंह मीटिंग की। सूत्रों की माने तो बुधवार को मध्य प्रदेश के नेता सुरेश पचौरी, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव ने अपने अपने क्षेत्रों के दावेदारों के नामों की लिस्ट दी। इससे पहले मंगलवार को 4.5 घंटे चली बैठक में 100 सीट पर चर्चा की गई थी। 100 नामों पर चर्चा हुई है, बाकी चर्चा करेंगे। कोई नाम हमने फाइनल नहीं किया। सर सीट कितनी है? सीट कितनी है सर? मैं तो कह रहा हूँ ना 100 सीटें हैं। 100 सीटें सर। जानकारों की माने तो उम्मीदवार घोषित करने को लेकर कांग्रेस 2 टाइप के प्लान पर काम कर रही है। पहला, लंबे समय से हार रही 66 सीटों पर कांग्रेस चेहरे तय कर घोषित कर सकती है, इसे लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। दूसरा, कांग्रेस उन सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिली है। वर्तमान में कांग्रेस के 96 विधायकों में से करीब 35 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। सवाल फिर यही है कि ये सब कब तक पूरा होगा और कब उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी, क्योंकि अब तो कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं इंतहा हो गई इंतजार की। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इंतहा हो गई इंतजार की, इसलिए हो गई इंतहा क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा ही कहा गया था कि हम भाजपा से पहले टिकट घोषित कर देंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं, हमें समझाने के लिए 3 खास मेहमान हैं। जिस कांग्रेस के इंतहा की बात हम कर रहे हैं इंतजार के संदर्भ में, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रखर प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, कटाक्ष की शैली में अद्भुत तरीके से बात करने के धनी है, हमारे साथ है। हमारे साथ में घनश्याम पिरोनिया जी हैं, अध्यक्ष हैं बांस शिल्प विकास निगम के, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में युवा चेहरा है। और इनके बीच में हमारी मदद के लिए, ऐसी गुत्थियों को सुलझाने के लिए सतत रूप से मौजूद रह रहे हैं सम्मानीय गिरिजाशंकर जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से ही करते हैं। भूपेंद्र जी, कैसे दिलासा दे रहे हैं अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को? आप कब से कह रहे हैं बस आ रही है आ रही है, पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है?
जल्दी आ जाएगी। हमारी इस संगठन की जो है एक लंबी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत विभिन्न कमेटियों से होकर वो चीज गुजरती है। अब स्क्रीनिंग कमेटी तक मामला पहुंच गया है, नेताओं ने उस पर डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद हमारी CWC होती है और वो उसके बाद लिस्ट घोषित होती है। उसके बीच में जितना जो समय है उस अंतराल के बाद लिस्ट घोषित हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दुविधा देश में क्रिएट की हुई है, हम लोकसभा विधानसभा की साथ साथ तैयारियां चल रही हैं, उस दृष्टिकोण से देखते हैं क्या होता है और जल्दी लिस्ट आ जाएगी। क्या बात है भूपेंद्र जी, आपका स्वर बहुत ही नरम हो गया है। इस स्वर में तो आप बात करने के आदी नहीं है। क्या हो गया है? इंतजार ने आपको भी थका दिया क्या? एक तो सवाल ये है मेरा। और दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने तो कहा था हमारे तो नाम फाइनल हो चुके हैं, संकेत भी कर चुके हैं, तो ये बैठक किस बात के लिए हो रही है? जब प्रत्याशी तय ही हो चुके थे, उनको संकेत भी किया जा चुका है, तो दिल्ली में ये समय खराब क्यों किया जा रहा है? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना भूपेंद्र जी। आपको जब पता है कि संकेत दिया जा चुका है जी, तो संकेत वाले अपने क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे जी, लेकिन जिसे संकेत नहीं दिया है उन पर तो विचार विमर्श होगा और वो विचार विमर्श जारी है। उन्होंने कहा कि हमने 100 सीटों पर चर्चा की है लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुए, और जब नाम फाइनल नहीं हुए तो नाम जल्दी सामने आ जाएंगे। और हमारी पार्टी लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव पहुंच रही है। हमने जो है कोई कमी नहीं रख छोड़ी है। हम लोग साल 1.5 साल से काम कर रहे हैं। गांधी चौपाल गांव-गांव तक पहुंची है, घर घर जोड़ो अभियान गांव-गांव तक पहुंचा है। हाँ, इसके बाद हमारे जो है झंडे से लेके सारी चीजें घर घर तक पहुंची, और जब वो चीजें पहुंची है तो वो कार्यक्रम हमारा सब जगह पहुंच रहा है, हमारे लोग कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हमने जो है नारी से अभी सम्मान के फॉर्म भरवाए, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए हमारे। तो ये जो है जनता से हम लगातार सतत पार्टी संपर्क में है और उसको लेकर हम जनता के बीच में। भूपेंद्र जी, पार्टी की तैयारियों को लेकर तो कोई सवाल नहीं है। सवाल तो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर है। एक उलझन आ रखी है। उलझन ये आ रखी है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं, वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और न जाने कितने ही वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया हुआ है कि नाम तो तय हो चुके। तो उलझन हमारी यह है कि दिल्ली में किस बात के लिए बैठक हो रही है? जब नाम तय कर चुके थे कमलनाथ जी, तो ये भंवर सिंह जी, ये स्क्रीनिंग कमेटी के अजय सिंह, राहुल जी और ये रणदीप सुरजेवाला जी, ये सब कर क्या रहे हैं? नाम तो तय हो चुके हैं ना भाई। ये सामने वाली पार्टी की रणनीति देखकर रणनीति में जो है थोड़ा अंतर भी आता है जी। अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 200 पार के नारे के साथ कूदी थी, 150 में आ गई। सबकी परिस्थिति बदलती रहती है। ये विजय संकल्प यात्रा निकालने वाले थे, अब जन आशीर्वाद मांगते फिर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये राजनीति में ये समयानुकूल परिवर्तन होता रहता है चीजों में। आज हमारी जो व्यवस्था है उसमें नाम फाइनल हो जाने के बाद भी हमें किस टाइम पर घोषित करना है ये हमारी पार्टी सोचेगी, हमारे बड़े नेता सोचेंगे, उसी हिसाब से जो जारी किए जाएंगे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की भूपेंद्र जी। अब मैं घनश्याम जी के पास जाऊं उससे पहले आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी जाऊंगा। आपने कहा भाजपा ने पहले 200 पार का नारा दिया था, ये 150 पार कर दिया, इसीलिए आप प्रत्याशी चयन में बदलाव कर रहे हैं कि भाई अब उनको इतनी सीटें जीतने के लिए नहीं चाहिए तो अपन सीटों को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़े हारने वाले प्रत्याशी रख लेते हैं। क्योंकि बड़ा अजीब सा मामला आपने तर्क दिया। भाजपा के अनुसार हम अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रहे हैं, भाजपा ने अपना टारगेट घटा लिया है, तो आप क्या प्रत्याशी चयन में बदलाव करने वाले हैं? कुछ जीतने वाले प्रत्याशी शामिल करने वाले या कुछ हारने वाले प्रत्याशी शामिल करने वाले, क्या बदलने वाला आपके यहाँ? हम लोग जो है हमारे प्रत्याशी जो है जीत की तरफ जा रहे हैं सारे लोग, और उसमें हमारा परिवर्तन ये है कि आज देश में जो है जो शिगुफे चल रहे हैं, जो मोदी जी ने जो खबरें उड़ाई हुई हैं उसमें चुनाव आगे जाएंगे पीछे जाएंगे क्या होगा, ये सारी चीजों को परिस्थितियों में लोग विचार करते हैं और विचार हमें करना चाहिए एक राजनीतिक दल के रूप में। तो विचार कर रहे हैं भूपेंद्र जी, ये बता रहे हैं। पर घनश्याम जी, ये आपकी रणनीति देखो कांग्रेस को रणनीति बदल देने का अवसर उपलब्ध करा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? गड़बड़ कर दिया आपने जल्दी टिकट घोषित करके। देखो कांग्रेस घोषित करने वाली थी, अब वो रुक गई है और देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, और जो आप कर रहे हो उसके अनुसार वो करेक्शन करके रणनीति पे जा रही है। क्या कहेंगे कांग्रेस की इस चाल पर? भूपेंद्र जी भूपेंद्र जी बड़े भाई है जी, और उन्होंने जो बात रखी है
वो उनकी चिंता का विषय नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी की चिंता का विषय उन्होंने अपने मत से जाहिर करने का प्रयास किया है। जी। भारतीय जनता और ये उन्होंने लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने प्रारंभ करी, तो कांग्रेस ने भी फार्म बांटना प्रारंभ कर दिए। अब सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, तो फार्म तो बांट ही लो कम से कम। भाई ख्याल तो बढ़िया है, और इसलिए अब वो कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा था हम पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे, अब उसमें पिछड़ गए। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है जी। हमारे बूथ स्तर तक पे हमारी तैयारी है, और ये जो कांग्रेस दिवा स्वप्न देख रही है ना कि हमारी सरकार बनने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी पहले 200 पार कह रही थी, अब 150 पे आ गई। आप चिंता नहीं करो, 150 भी पार होंगे और 200 तक भी पहुंचेंगे। अच्छा घनश्याम जी, एक बात बताओ भाई, आप लोग तो ये बताते हो कि आपके यहाँ तो व्यक्ति महत्वपूर्ण ही नहीं होता, आपके यहाँ तो कमल निशान पर चुनाव लड़ा जाता है। तो जब कमल निशान पर ही चुनाव लड़ा जाना है, तो फिर अभी से चेहरे क्यों दिखा रहे हो भाई? आपके लिए तो कमल महत्वपूर्ण है, व्यक्ति तो गौण है। तो फिर जब चुनाव आचार संहिता भी ना लगी, चुनाव का कार्यक्रम भी नहीं आया, तो अभी चेहरे लेकर क्यों आ रहे हो? इस बार कुछ रणनीति में बदलाव, कि नहीं कमल निशान पे चुनाव नहीं लड़ेंगे भाई, इस बार तो चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे हम, ऐसा कुछ है क्या घनश्याम जी? नहीं, देखिए हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग, हमारे सब लोग यही कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन? कमल का फूल जी। और कमल की फूल की सरकार, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के चेहरे पर जो जनकल्याणकारी कार्य हमने किए हैं, जनता के हित के काम हमने किए हैं, उसको हम लेकर के जाने वाले हैं। और इसलिए आप देखेंगे कांग्रेस के नेता आदरणीय खड़गे जी कभी पहले मध्य प्रदेश में नहीं आए, केवल अनुसूचित जाति वर्ग को कैसे खुश किया जाए। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सागर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 100 करोड़ के मंदिर का शिलान्यास कर आए, तो हम भी जाकर के सागर में कार्यक्रम करेंगे। नकल करने का काम, केवल नकल करने का काम, भ्रम पैदा करने का काम, भ्रम के माध्यम से। देखो घनश्याम जी, जब प्रश्न पत्र जो है ना अर्थशास्त्र का हो, तो उसका उत्तर में राजनीति शास्त्र की बातें नहीं लिखी जाती। हमने आपसे सवाल हमने आपसे सवाल ये किया कि कमल निशान पर चुनाव लड़ती है भाजपा, तो फिर अभी से चेहरे क्यों दिखा रहे हैं भाई? कांग्रेस में तो व्यक्ति लड़ता है, पार्टी बहुत पीछे रहती है, ऐसी राजनीतिक विश्लेषकों की मान्यता है। पर भाजपा में तो संगठन लड़ता है, पर इस बार व्यक्ति क्यों आगे किया जा रहा है? इस पर कोई दृष्टि है घनश्याम जी आपकी? नहीं, देखिए राजनीति को राजनीति की तरह से करना जी, रणनीति को रणनीति की तरह से करना जी। कहाँ देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, कहाँ 2 कदम पीछे हटना है, और शत्रु को परास्त करने के लिए जो हम कर सकते हैं, और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ करके हम जनता जनार्दन के हित कल्याण के लिए एक अच्छी सरकार, सक्षम सरकार, समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के कल्याण करने वाली सरकार स्थापित करें। इस हेतु भारतीय तो चुनावी रणनीति घनश्याम पिरोनिया जी बता रहे हैं। लेकिन अब मैं गिरजा जी के पास चलता हूं, और कांग्रेस के इस इंतजार कराने के संदर्भ में क्या उनकी दृष्टि है, इस पर टिप्पणी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। गिरजा जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस सबसे पहले आक्रामक होकर बोल रही थी प्रत्याशी देते हैं, भाजपा समझ ही नहीं पाएगी और हमारे प्रत्याशी मैदान में घूम घूम कर माहौल बना लेंगे। पर अभी सारे दावेदार दिल्ली में घूम रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस समय दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। क्या कहते हैं गिरजा जी? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसके। जब कांग्रेस की सरकार गिरी 2020 में, तो उसके बाद ये माना गया था कि कमलनाथ जी दिल्ली वापस लौट जाएंगे, प्रदेश की राजनीति में नहीं रहेंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है कि मैं मध्य प्रदेश आना नहीं चाहता था, मुझे जबरन भेजा गया जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कमलनाथ जी ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों का पद संभालते हुए पूरी मजबूती के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बना ली। जाहिर है कि एक दौर ऐसा आया जब उनको नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी, और अब जो भी उनकी अपनी प्रक्रिया रही होगी उससे करके उन्होंने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि हम प्रत्याशी बहुत पहले घोषित कर देंगे, और शायद ऐसा हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि 2 बातें इसमें हो गई। एक तो बीजेपी ने बिल्कुल एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह उसने जो प्रत्याशी अपने
बहुत पहले घोषित कर दिए। सामान्य तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारी करती रही, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। दूसरी बात यह है कि जो तैयारी कमलनाथ जी ने अपने स्तर पर की थी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर, और पार्टी हाईकमांड के स्तर पर मुझे लगता है कि कोई और तैयारी चल रही थी। उन दोनों तैयारियों के बीच में एक तालमेल जैसा कुछ नहीं है कि जिससे कमलनाथ जी की जो नाम तय हुए हैं उनको एक बारगी उस पर सील ठप्पा लग जाए। जाहिर है कि वहां एक अलग स्तर पर विचार चल रहा है प्रत्याशियों को लेकर, और कमलनाथ जी की तैयारी और उन जो प्रत्याशियों के नाम तय हुए हैं वो अलग स्तर पर हैं। ये जब तक के दोनों में तालमेल नहीं होगा तब तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो सकती, वो चाहे जितना विलंब लग जाए। और जो अभी जो कांग्रेस के नेता घोषित रूप से कह रहे हैं कि 100 नामों पर विचार हुआ है लेकिन किसी भी नाम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं हाईकमांड के स्तर पर प्रत्याशियों के चयन की अलग प्रक्रिया है, कमलनाथ जी के चयन की प्रक्रिया अलग रही है, और कहीं इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में एक तालमेल नहीं है। आप देखेंगे कि चुनाव जब प्रत्याशी घोषित करने की बात हुई थी कमलनाथ जी के द्वारा, उसी दौरान ये भी बात कही गई अधिकृत या अलग तरीके से कि कमलनाथ जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन पार्टी हाईकमांड के जो नेता थे वो इस बात को खारिज करते रहे कि नहीं, कोई चेहरा प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का हम घोषित नहीं करेंगे। तो ये जो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट ही एक वजह मुझे लगती है कि प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में जो विलंब हो रहा है उसके लिए। अच्छा, एक बात बताइए गिरिजाशंकर जी, ये जो 100 सीट के संदर्भ में भी अलग अलग बयान है। कमलनाथ जी ने बोला लगभग 100 सीटों पर चर्चा हुई, पर जो चुनाव अभियान समिति के प्रमुख हैं, नाम है उनका कांतिलाल भूरिया, बहुत बड़े नेता हैं वो भी, उन्होंने कहा कि 70% सीटों पर सहमति बन गई है। अब 230 में 70% तो 150 पार के संदर्भ में जाती है। तो किसकी बात पे हम लोगों को एतबार करना चाहिए, कमलनाथ जी की या कांतिलाल भूरिया जी की? देखिए, चुनाव अभियान समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनका प्रत्याशियों के चयन से बहुत कोई ताल्लुक नहीं होता। उसके लिए जो जो प्रत्याशी चयन की स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो और CWC इस प्रक्रिया में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव के प्रचार की, चुनाव अभियान की क्या रणनीति होगी उस पर तो भूरिया जी की बात को माना जा सकता है, लेकिन प्रत्याशियों के बारे में जो बात हो रही है उसमें जो पार्टी अध्यक्ष हैं प्रदेश के कमलनाथ जी, उनकी बात को जो है मैं अधिकृत मानूंगा कि वो जो 100 सीट वाली बात कर रहे हैं, 100 सीट की, तो कमलनाथ जी की बात को हमें महत्व देना चाहिए। तो कमलनाथ जी का एक बयान हमारे पास में है, उसको सुनवाते हैं और फिर जाके भूपेंद्र जी के पास वापस चलते हैं। क्लियर कर रहेंगे जल्दी से सितंबर तक। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, जिनको हमने सूचित करना था तो हमने इशारा कर दिया। डिक्लेयर कर रहेंगे जल्दी से सितंबर तक। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, जिनको हमने सूचित करना था तो हमने इशारा कर दिया। तो अब भूपेंद्र जी मैं वापस आपके पास आता हूं। देखिए कितना अजीब सी बात है ना, किसकी बात पर एतबार करें, कांतिलाल भूरिया जी की बात पर करें कि कमलनाथ जी की बात पर एतबार करें, इस प्रक्रिया पर एतबार करें, या कमलनाथ जी के आत्मविश्वास पर एतबार करें कि हमने इशारा कर दिया है। अगर उनके इशारे के अनुसार टिकट जानी है तो फिर जाके ये पूरी कवायद बेकार है। कवायद सब आम सहमति से होती है जी, प्रधानमंत्री जिन्हें इशारे भी किए गए होंगे वो आम सहमति से किए गए जी, और जो उसी संदर्भ में ये बात है। जो बात कमलनाथ जी ने बोली है, जो बात सुरजेवाला जी ने बोली है, वो बात फाइनल है। दोनों जो है, भूरिया जी की बात का क्या करें, उन्होंने तो कहा है कि 70% पर सहमति बन गई है। हम तो उनकी बात को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहते हैं, लें कि नहीं लें? गिरिजा जी ने तो इनकार कर दिया, बोले उनकी बात को गंभीरता से मत लो, कमलनाथ जी की बात को गंभीरता से लो। भूपेंद्र जी बताएं। ऐसा नहीं है, जो भूरिया जी की बात है, भूरिया जी ने कहा कि सहमति बन गई है, तो सहमति जो है, सहमति पर सील लगती है हमारे हाईकमांड जी, वो हमारी CWC से थ्रू होता है जी। स्टेट के लेवल पे कोई सहमति बन गई होगी तो उसका जो अप्रूवल वहाँ से होना है CWC से जी। तो वहाँ से जब हमारा जो संसदीय बोर्ड होता है उसकी जब जो है अप्रूवल होती है तब सील तो वो फाइनल होती है। अच्छा भूपेंद्र जी, एक सवाल का और उत्तर दें। कांग्रेस ने अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि अगर हम समय से पहले ही प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंजाम दे देंगे तो चुनाव में हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। पर अभी सामने है कि प्रत्याशी घोषणा के मामले में आप भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पिछड़ गए।
39 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहली सूची में घोषित कर चुकी और सूचना ये है कि आज रात या कल सुबह तक भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी लगभग इतने ही नामों के साथ सार्वजनिक हो जाएगी। ये टिकट घोषणा में पिछड़ना चुनावी रण में आपको कितना पिछाड़ देगा, ये जानने में दिलचस्पी है, क्योंकि आपकी अपनी रणनीति ये थी कि हम प्रत्याशी चयन पहले करके भाजपा को पीछे कर देंगे। कुछ भूपेंद्र जी इस बात से आहत है क्या? कुछ भी नहीं है, ये तो आप जो बड़ी डिबेट आपको करनी चाहिए, आप तो बहुत कुशाग्र व्यक्ति हैं और बहुत बड़े पत्रकार। धन का धन जो है उपयोग किया जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए जी, और ये एक अनैतिक काम हो रहा है। उस अनैतिक काम के लिए जनता जो है चुनाव आयोग चुनाव के खर्चों पर जो है मॉनिटरिंग करता है। किस आधार पर मॉनिटरिंग होगी? जब तक चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की है तब तक कलेक्टरों को निर्देश हो रहे हैं कि साहब जो है जो भी वो कहें उनकी बात माननी है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो अवैधानिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, जनता के धन का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है भीड़ इकट्ठी करने से लेकर रैलियों में, तो ये इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भूपेंद्र जी, लेकिन आप इसके लिए अपने आप को कितना दोषी मानते हैं? अगर आपने ये ऐलान न किया होता कि हम तो प्रत्याशी जो है चुनाव घोषणा का इंतजार किए बगैर ही सार्वजनिक कर देंगे, तो शायद भाजपा ये कदम न उठाती। आज आपको अपने ऐलान पर पछतावा तो नहीं है? कोई पछतावा नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी कोई सत्ता में है क्या कि वो ये धन का लूट का उपयोग करती? अरे भूपेंद्र जी, आप मेरे सवाल को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ये कदम ना उठाया होता, ये ऐलान ना किया होता, ये घोषणा ना की होती कि हम तो प्रत्याशी पहले घोषित कर देंगे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदम ना उठाती। भाजपा को हमने पहले कभी ये कदम उठाते हुए देखा नहीं कि वो चुनाव घोषणा से पहले वो प्रत्याशी घोषित कर दे। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी घोषणा ने भाजपा को यह कदम उठाने का अवसर दे दिया और अब आप इस बात से परेशान हैं कि शासकीय धन पर प्रचार का काम चल निकला इनका? तो क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी इतनी खुली है आदरणी? जी, उनकी मासूमियत इतनी मत बताइए। आप जो है क्षमा करें, वो इतने मासूम नहीं है। वो जो दुरुपयोग की राजनीति वो लगातार कर रहे हैं 18 साल से। अरे हम उन्हें मासूम का बता रहे हैं, हम तो उनकी चाल बता रहे हैं कि देखो आपने चाल चली तो उन्होंने ये चाल चल दी। तो घनश्याम जी आगे बात चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली प्रत्याशी चयन के संदर्भ में, कांग्रेस का कितना आभार ज्ञापित करना चाहेंगे आप? ना कांग्रेस ने घोषणा की होती हम जल्दी प्रत्याशी घोषित करेंगे, और ना ही आपको ये काम करना पड़ा रहा होता। देखिए, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चयन में पिछड़ी है जी, कल परसों फिर पिछड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि पूरे चुनाव में इसी प्रकार से पिछड़ती रहेगी और ये केवल हम जो करते हैं उसकी नकल ही करते रहेंगे। जनता न इनके बहकावे में आने वाली है, न इनके प्रलोभन में आने वाली है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम बहनों को इतना। अरे तुम क्या दोगे भैया, हमने तो देना भी प्रारंभ कर दिया है। और आप देखेंगे इसी प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनता हमारी ओर आकर्षित है। हमारे लोग ना तो सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ना करेंगे। जो चुनाव में जनता के हित में हो सकता है, अच्छा हो सकता है जनता के लिए, और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे। और देखिए, अभी आज सुधांशु जी कह रहे थे, अभी तो आपका मुख्यमंत्री का भी चेहरा तय नहीं है। हमारे यहाँ तो सब तय है, नीति भी तय है, नियति भी तय है, सब कुछ तय है। और उस आधार पर हम जनमानस के बीच में जाएंगे। और 2000 घनश्याम जी आप ये बताओ, आप कह रहे हो कि कांग्रेस हमारी नकल कर रही है, पर घोषणा तो उन्होंने की थी जल्दी प्रत्याशी घोषित करने की, तो नकल किसने की? कांग्रेस ने की या आपने की? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बीच में कहा था कि चुनावी रणनीति में जी, एक कदम पीछे जाना है तो पीछे जाएंगे, एक कदम आगे जाना तो आगे आएंगे। देखिए, राजनीति में चुनाव ये सर्वोपरि परी रहता है राजनीतिक पार्टी के लिए, और चुनाव जीत के जनता की सेवा करके हम कैसे लोगों का कल्याण करें, ये ध्येय राजनीतिक पार्टी का रहता है। और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बने, हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का जो लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। 23 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। लेकिन मैं गिरिजा शंकर जी आपसे समझना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं कि भाजपा कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई? कांग्रेस ने ऐलान किया हम प्रत्याशी जल्दी घोषित करेंगे, इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और अब
कांग्रेस पार्टी चुनाव घोषणा तक अपनी टिकट के वितरण की प्रक्रिया को चलाए हुए है। रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। क्या कहते हैं आप? नहीं, भले ही कि बीजेपी कांग्रेस के ट्रैप में आगे मान लें या ये उनकी अपनी रणनीति है, लेकिन इससे नुकसान तो कोई बीजेपी को नहीं है ना जी। जो दिक्कत जो कांग्रेस की प्रत्याशी चयन की है उसको यदि हम समझें तो आपने देखा अभी 2 बयान हमने देखा कमलनाथ जी का। एक में वो कह रहे हैं कि हमने सब फाइनल कर दिया और लोगों को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इतला कर दी है, तैयारी करो। और आज वो कह रहे हैं कि 100 नामों पर चर्चा हुई है लेकिन अंतिम निर्णय किसी पर नहीं हुई है। तो फिर 2 महीने पहले जब उन्होंने कहा कि हमने प्रत्याशियों को खबर कर दी है या उनको सूचित कर दिया है, तो मुझे आप इसमें जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि शायद कमलनाथ जी ये मानकर चल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव का जो अंतिम निर्णय उनके हाथ में होगा, वो अंतिम निर्णय लेंगे। और उसी विश्वास के साथ उन्होंने यह बयान दिया रहा होगा कि सारे प्रत्याशी तय हो गए हैं और उनको सूचना भी कर दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी हाईकमान जो है उनको उस तरह की जो अथॉरिटी है या जिस तरह की जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है शायद नहीं दे रही है। और जब मैंने कहा पहले कि जो स्टेट की जो लीडरशिप है और हाईकमान के बीच में जो भी दोनों की रणनीति है, दोनों के जो तय किए हुए नाम है, इनको लेकर कोई सहमति के आसार अभी नहीं है और उसी में ये सारा डिले जो हो रहा है। और जब तक के पार्टी हाईकमान, ये तो तय है कि हमेशा जो है अंतिम निर्णय सीडब्ल्यूसी का होता है या पार्टी हाईकमान का होता है, लेकिन बहुत हद तक लिबर्टी या बहुत हद तक निर्णय लेने की छूट राज्य के नेताओं को होती है। और कमलनाथ जी को ये विश्वास रहा होगा मेरे ख्याल से कि जो चुनाव जो है, क्योंकि मेरे लीडरशिप में लड़ा जाना है, तो सारे निर्णय प्रत्याशियों को लेकर, चुनाव रणनीति को लेकर सब कुछ मेरे स्तर पर होगा। वैसा हुआ नहीं, इसीलिए आपको उनके 2 बयानों में अंतर हमको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम नतीजे पे पहुंचे तो इंतजार की वजह यह है कि चुनाव के संदर्भ में, प्रत्याशियों के फैसले के संदर्भ में जो एकाधिकार अपना मानकर चल रहे थे कमलनाथ, कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान आ गया है और व्यवधान हाईकमान की एंट्री के तौर पर आया है। अंतिम समय में जिस प्रकार से प्रभारी महासचिव राज्य का बदल गया, जेपी अग्रवाल की विदाई और रणदीप सुरजेवाला का आगमन, इसने टिकट वितरण की कांग्रेस में शायद प्रक्रिया में बदलाव ला दिया है। और इस बदलाव ने उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें था कि हम अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। अब प्रत्याशियों के चयन में यह विलंब कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा या विष बनेगा, यह तो परिणाम के समय पर ही पता चलेगा। पर इतना तय है कि जो इंतजार की इंतहा है उसकी समाप्ति की अभी आसार नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी चयन में अभी ठीक ठाक समय लेगी, देखें तय करेगी उसकी प्रतिक्रिया पार्टी के कार्यकर्ता और फिर जनता किस रूप में व्यक्त करेगी। बहरहाल आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।